हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो। आज का हमारा टॉपिक है सीरीज आरएल सर्किट। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि एसी सोर्स के साथ प्योर रेजिस्टर, प्योर कैपेसिटर, प्योर इंडक्टर जोड़ा जाए तो कैसे क्या वेरिएशन आता है, लैग और लीड कौन करता है, याद है ना। प्योर रेजिस्टर के केस में दोनों सेम फेज में थे, आई और वी। प्योर इंडक्टर में वोल्टेज ने लीड किया था और प्योर कैपेसिटर में करंट ने लीड किया था, याद है। तो इस टाइप से हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे आरएल सर्किट, रेजिस्टेंस और इंडक्टर को साथ लेके। देखो हमारे पास एक रेजिस्टर है आर, इंडक्टर लगाया एल, इसको हमने एक एसी सोर्स से जोड़ा। जब भी कभी वैल्यू गिवन हो वो हमेशा आरएमएस वोल्टेज होती है, करंट जाएगा आरएमएस, याद है ना, बताया था मैंने। तो सोर्स मान के चलते हैं V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, ठीक है, ओके। दोनों सीरीज में हैं, करंट क्या रहेगा, सेम। मान लो यहाँ से I करंट जाता है, I RMS होता है, I वर्चुअल, I मान लेते हैं इसको। तो दोनों में करंट क्या है, सेम। समझ रहे हो मेरी बात। I वर्चुअल है, I मान लेते हैं इसको। तो रेजिस्टेंस के साथ वोल्टेज सेम फेज में होती है। यहाँ क्या वोल्टेज आएगी, VR। यहाँ जो इंडक्टर की वोल्टेज आएगी वो लीड करती है, वो क्या होती है, VL। बात समझ में आ रही है। इस टाइप से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद फ्रीक्वेंसी क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, वैसे क्या हो जाएगी, न्यू। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आर, तो VR क्या होता है, I इंटू में R। इक्वेशन नंबर 1, पोटेंशियल ड्रॉप का फॉर्मूला आपको पता है। इसी टाइप से मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस L, इंडक्टर के अक्रॉस VL नाम दे दो। इसको क्या बोलेंगे, I। क्या आएगा, इंडक्टर, प्योर इंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस तो होता नहीं, तो अपोजिशन कौन करता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो क्या नाम देंगे उसको, XL, ठीक है, ओके। तो ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। क्या इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इसको हम फेजर डायग्राम की तरीके से सोल्व करेंगे, आसान हो जाएगा। देखो फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम से इजी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखो ऐसे देखते हैं हम इसको ना ऐसे बनाते हैं। इधर ले लिया करंट, ठीक है भाई। तो करंट की डायरेक्शन में कौन है, VR। तो यहाँ पे VR आ जाएगा, ओके। VL करंट के साथ 90 एंगल पे, तो VL यहाँ आ जाएगा, ओके। तो VL और VR में एंगल कितना है, 90। तो VL और VR अगर दोनों वेक्टर हैं तो नेट रिजल्टेंट क्या आएगा, ऐसे। नेट जो रिजल्टेंट है वो कैसे आएगा बेटा, ऐसे। इसको क्या नाम देते हैं, V। और कितने एंगल पे आएगा, क्या मान लेते हैं, फाई फेज एंगल मान लेते हैं। फाई क्या है, फेज एंगल। ओमेगा टी नहीं आएगा क्योंकि ओमेगा टी अलग चीज़ है, समझ रहे हो ना। यहाँ पे VL और VR के बीच का एंगल है। VR जो है करंट के पैरेलल है, ये 90 एंगल पे है। तो VL और VR में कितना एंगल आएगा नहीं पता। अगर दोनों बराबर हैं VR और VL तो 45 हो जाएगा, तो भाई कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है भाई। तो रिजल्टेंट वोल्टेज ये क्या आएगी, V इक्वल टू, दोनों परपेंडिकुलर हैं तो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लो, दोनों का स्क्वायर और ऐड कर दो और रूट कर दो। बात समझ में आ गई। नेट वोल्टेज है ये, तो V इक्वल टू VR। VR क्या है, IR। तो I स्क्वायर R स्क्वायर I स्क्वायर XL का स्क्वायर, इस पूरे का रूट, फिर V, I आउटसाइड आ जाएगा, I स्क्वायर कॉमन आएगा, रूट करेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, R स्क्वायर प्लस में XL का स्क्वायर। बात समझ में आ गई, ओके, ठीक है भाई। इतनी बात मुझे समझ में आ गई। इतनी बात समझ में आ जाती है। इसके बाद देखो यहाँ से अगर मैं कर देता हूँ V/I, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। V/I वोल्टेज बटे में, नेट वोल्टेज बटे में करंट, इसको क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस, नेट रेजिस्टेंस। R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, ये मेरे पास क्या आ गया, रेजिस्टेंस।
ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है, इम्पीडेंस। ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी, एक्सएल इंडक्टिव, लेकिन एल सी आर अलग अलग थे। जब दो कंबाइन हो जाएं तो उनका नेट रेजिस्टेंस क्या कहलाता है, क्या है ये, नेट रेजिस्टेंस। क्या कहलाता है ये, इम्पीडेंस। नेट रेजिस्टेंस क्या कहलाता है बेटा, इम्पीडेंस। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर, इतनी बात आपके समझ में आ जाती है। मेरे पास नेट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया, ये यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। तो नेट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया, इसके बाद हम लोग चाहते हैं मुझे करंट मिल जाए। ठीक है भाई, इम्पीडेंस बोलते हैं। अब बात करें भाई करंट, तो करंट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, आई इक्वल टू वी। अगर वी आरएमएस वोल्टेज है तो आरएमएस करंट आएगा, मैक्सिमम वोल्टेज है तो मैक्सिमम करंट आएगा, और ये क्या हो जाएगा, जेड। तो वी बाई जेड, जेड क्या है, आर स्क्वायर प्लस में एक्सएल का स्क्वायर। ठीक है, और आपको पता है एक्सएल क्या होता है, ओमेगा एल 2 पाई न्यू एल। याद है ना, क्या बोला था इसको, इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक्सी क्या आया था, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या इतनी बात समझ में आती है, ठीक है भाई, इतनी बात मुझे समझ में आ जाती है। तो ये तो आ गया इम्पीडेंस और करंट। अब बात करते हैं फेज एंगल की। फाई बताया था ना, तो डायग्राम आपके सामने था, फिर से बना देता हूँ मैं। ये वी एल वी आर, ये फाई, याद आया। तो यहाँ से अगर मैं टेन फाई निकालता हूँ तो बेटा टेन फाई क्या आएगा, यहाँ पे तो बना हुआ है एंगल, तो बेस परपेंडिकुलर, वी एल बटे में वी आर। वी एल क्या था, आई इंटू एक्सएल, ये था आई इंटू आर, आई से आई कैंसिल, तो टेन फाई क्या आ गया भाई, एक्सएल बाई आर। एक्सएल क्या होता है, ओमेगा एल बाई आर। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया भाई, फेज एंगल। यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, फेज एंगल। तो टेन फाई, या सीधा करो, फाई इक्वल टू टेन इनवर्स ओमेगा एल बाई आर। दिस इज फेज डिफरेंस बिटवीन किस किस के बीच में, वी आर, या सीधा बोलो वी नेट एंड वी आर, समझ गए, और जेड एंड आर। कैसे हम ड्रॉ करते हैं, अभी इतनी बात समझ में आ गई। फेजर डायग्राम आपने बना लिया, फाई का पता लग गया, ठीक है भाई। कैसे क्या होता है वो देखते हैं। देखो आपने अभी डायग्राम बनाया था किस किस के बीच में, यहाँ था वी आर, वी आर की जगह मैं आर ले लूँ, यहाँ था वी एल, वी एल की जगह क्या हो जाएगा, एक्सएल। अरे v इक्वल टू आई आर, आई दोनों में सेम था, एक्स्ट्रा ले लो। तो एक्सएल और आर को अगर देखा जाए तो इसमें भी ग्राफ कैसा आएगा, वही आएगा। कोई पूछ रहे आपसे, ये आएगा जेड, क्योंकि जेड क्या है, दोनों की स्केयरिंग एडिंग। एक्सएल बाई आर ही तो टेन फाई, टेन फाई अभी अभी क्या आया था, ओमेगा एल, एक्सएल बाई आर, तो बात वही आ जाती है। ठीक है, इस टाइप से हम लोग इसको बना सकते हैं, या फिर आप ऐसे एक काम करो, इसको ऐसे करो, ठीक है ना, ये आर हो जाएगा, ये एक्सएल हो जाएगा, दिस इज जेड। क्लियर, बात समझ में आई, बोलो। ठीक है भाई, इस टाइप से समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक्सएल और इसके बीच में। अच्छा एक चीज़ और, नाउ अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करूं जेड और फ्रीक्वेंसी या ओमेगा के बीच में, तो ग्राफ कैसा आएगा, सोचो। देखो जेड क्या होता है मेरे पास, आर स्क्वायर प्लस में ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर का रूट होता है ना। अगर ओमेगा 0 है, ओमेगा को 2 पाई न्यू एल भी कर सकते हैं, नो कन्फ्यूजन, 2 पाई न्यू एल का होल स्क्वायर, एक ही बात है। अगर ओमेगा 0 है तो ये टर्म 0, तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट आर स्क्वायर, क्या बचेगा, आर। आर मान लूँ जब फ्रीक्वेंसी 0 है, ठीक है। इसके बाद जब फ्रीक्वेंसी है ओमेगा बढ़ेगा तो इस टर्म में ये टर्म ऐड होगी, समझ रहे हो, और फिर उसका रूट है। इसका मतलब ओमेगा जब बढ़ रहा है तो ओमेगा का स्क्वायर हो रहा है,
ज़्यादा बढ़ रहा है और फिर इसमें ये टर्म ऐड भी हो रही है, इसका मतलब लीनियर तो वेरिएशन नहीं है। तो ये ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा। क्या मेरी बात समझ में आई? जेड और ओमेगा में ग्राफ आ जाए तो इस टाइप से हम लोग बना सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये, जनरली पूछ लेते हैं नीट में, जेई में, जेई और नीट में जर्नली पूछ लिया जाता है ये। ठीक है, बाकी बातें तो वही है किसी बेटी। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है भाई, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। तो हमने पढ़ा इम्पीडेंस, करंट, फेज लैग। ठीक है, अब एक नई बात आती है टाइम लैग। फेज डिफरेंस आया था हमारे पास। ठीक है, क्योंकि आरएल सर्किट में सेम फेज में होता है, स्केलिंग एडिंग है, तो टाइम लैग कितना होगा? तो एक चीज़ समझाता हूँ, देखो, सिंस ओमेगा फॉर्मूला क्या होता है, डी थीटा बाई डी टी, थीटा बाई टी। अगर ये फाई है तो फाई बाई टी, अगर ये टाइम ऊपर लिया जाए तो फाई बाई ओमेगा, हाँ या ना? ठीक है, तो टाइम लैग का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम लैग टी फाई बाई ओमेगा। ये क्या होता है, फेज डिफरेंस बटे में ओमेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये फॉर्मूला आपको याद करना है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन आ जाते हैं, जेई में पूछ लेते हैं इसके ऊपर, या नीट में आ जाते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? कहीं भी इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। ओके, तो टाइम लैग, फेज डिफरेंस वगैरह आपको आना चाहिए आरएल सर्किट के अंदर। अब क्वेश्चन आता है इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स वगैरह भाई कैसे बनेंगे, ठीक है ना। एक बात और, जेड क्या नाम दिया था इसको, इम्पीडेंस। इसकी यूनिट की अगर बात करें तो यूनिट इसकी ओम होती है, मतलब रेजिस्टेंस की ही यूनिट है, रेजिस्टेंस की ही यूनिट है। ओके, एक नई टर्म होती है एडमिटेंस, 1/z, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस। एडमिटेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस, समझ गए। तो ये छोटी सी टर्म है, 1/z हो जाता है, कोई खास बात नहीं है। ठीक है, अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स कैसे बन जाते हैं वो देखते हैं। देखो, क्वेश्चन लेके चलते हैं। सपोज करो मेरे पास ये रजिस्टर है, ये इंडक्टर है, यहाँ पे मैंने एसी सोर्स लिया। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, ये एक्सएल है, एक्सएल की वैल्यू दे रखी है 4R। ठीक है, मान लेते हैं इसको 3R। ठीक है, अच्छा, ये आपको दिया हुआ है 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड करंट इन सर्किट, ये इजी क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर दिया हुआ है आर, तो आर दिया हुआ है, एक्सएल 3R दिया हुआ है। तो जब करंट पूछा जाए तो नेट रेजिस्टेंस चाहिए। नेट रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस क्या होता है, जेड। जेड का फॉर्मूला आपको याद करना है, आर एक्सएल का स्क्वायर। तो आर की जगह तो आर है, एक्सएल कितना है 3R, 3 का स्क्वायर 9R स्क्वायर, आर स्क्वायर 10R स्क्वायर। तो जेड कितना हो गया, 10R स्क्वायर का रूट, तो ये हो गया √10R। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है, इम्पीडेंस हो गया। तो V कितना दिया हुआ है, V आपको दिया हुआ है 200 वोल्ट। ठीक है, ये जो V गिवन है, ये V क्या होता है, RMS वोल्टेज, बताया था पहले भी, याद रखना। तो करंट RMS क्या होएगा, VRMS बटे में Z, IRMS मतलब I वर्चुअल, VRMS कितना है 200, ये कितना आया √10R। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है, और R अगर मान लो आपको गिवन है, चलो छोड़ो, इतना ही मान लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, IV इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ 20 × 10 √10, ये कटेगा तो ये रूट में आ जाएगा, तो 20 √10R, सॉरी 20 √10/R एम्पियर। क्या मेरे पास करंट आ गया? ठीक है, ये आपसे पूछा भैया आरएमएस करंट बताओ, करंट इन द सर्किट आरएमएस। अगर कोई आपसे पूछा भाई मैक्सिमम करंट बताओ, तो आई वर्चुअल का फॉर्मूला क्या होता है, आई मैक्स बाई √2। अरे हाँ या ना? तो आई मैक्स क्या हो जाएगा, आई वी √2।
IV को √2 से मल्टीप्लाई करो तो √20 हो जाएगा, 20 √20/r, हाँ या ना? ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 20 हो जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग इसको सोल्व कर सकते हैं, कोई किसी टाइप की परेशानी नहीं है। ठीक है, अगर ये आसान हो गया था डायरेक्ट, अगर आसान ना करें, कुछ और दे रखा हो आपको, तो क्या करना है, फेज एंगल वगैरह पूछे, टाइम लैग पूछे, तो क्या करें, देखो कंसेप्ट सही हो जाएंगे आपको। मान लीजिए R दिया हुआ है आपको 4 ओम, XL आपको दिया हुआ है 10 ओम, और यहाँ एक बैटरी लगा दी 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज। ठीक है, बात समझ में आ गई? और कम कर लेते हैं इसको, 8 कर लेते हैं, देखी जाएगी जो होगा। ये मान लिया हमने। फाइंड RMS करंट, फेज डिफरेंस, ठीक है, फेज डिफरेंस, टाइम लैग, इम्पीडेंस। अब इसने सब चीज़ें पूछ लिया आपसे, क्या करें भाई? सबसे पहले आपको दिया हुआ है R और XL डायरेक्ट, सबसे पहले आप निकाल लो इम्पीडेंस। तो Z का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? R² प्लस में XL का होल स्क्वायर। तो R कितना दिया हुआ है 4, 4 का स्क्वायर 16, XL कितना हुआ 8, 8 का स्क्वायर 64। तो 64 70 80, √80 आ गया। अरे बोलो, √80 को मैं आगे लिख सकता हूँ 16 × 5, तो क्या 4√5 आ गया ओम, 16 5 80। ठीक है, Z आ गया मेरे पास। Z के बाद मुझे चाहिए I वर्चुअल। I वर्चुअल क्या होता है? V वर्चुअल/Z, और जो वोल्टेज गिवन है वो वर्चुअल ही होती है। तो ये हो गया 110 बटे में 4√5। ये भी बात समझ में आ गई? ठीक है भाई, एम्पियर। इसको और सोल्व कर लो। तो 110 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 निकाल लो, 22 × 5 डिवाइड बाई 4√5। ये इससे कैंसिल, ये रूट में आ जाएगा, और ये इससे कैंसिल। तो बेटा ये आ गया 11√5/2। बोलो, ठीक है। करंट आ गया, इम्पीडेंस आ गया, करंट आ गया, फेज डिफरेंस। तो tan phi क्या होता है? tan phi का फॉर्मूला क्या था? XL/R। याद आ रहा है कुछ? XL कितना दिया हुआ है 8, ये कितना दिया हुआ है 4, कितना आ गया 2। तो phi कितना आ गया भाई? tan इनवर्स 2। वैल्यू टेबल से देख लेंगे इसकी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आपसे पूछा टाइम लैग, तो बेटा टाइम लैग का फॉर्मूला क्या होगा? T = phi/ω। phi कितना आया? tan इनवर्स 2। ठीक है भाई, अब बात आती है ओमेगा। ओमेगा क्या होता है? 2π न्यू। न्यू कितना है? 60। तो टाइम लैग कितना हो गया? tan इनवर्स 2 डिवाइड बाई 120π। सॉल्व कर लो इसको, जो भी आएगा सेकंड में आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है, तो इस टाइम से हम लोग सोल्व कर सकते हैं। इसके लिए टेबल से देख लेंगे। तो टाइम लैग पूछे, इम्पीडेंस पूछे, करंट पूछे, मैक्सिमम करंट पूछे, मेरे ख्याल से आप लोग निकाल सकते हो। किसी टाइप की कोई परेशानी आपको नहीं आनी चाहिए। देख लीजिए एक बार, इस टाइप से हम लोग इसको सोल्व कर सकते हैं। ओके, और देखें, मेरे ख्याल से RL सर्किट में किसी टाइप की कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। चलो और देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत सारे बन जाते हैं यहाँ पे। ये रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ये इंडक्टर दिया हुआ है, यहाँ ये सोर्स दिया हुआ है। सोर्स की वोल्टेज मान ली 200 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी दे दी 50 हर्ट्ज। ठीक है, ये दिया हुआ है L दे दिया आपको 4 हेनरी। यहाँ पे अब XL गिवन नहीं है, हमें निकालना पड़ेगा सब कुछ। तो यहाँ पे पूछ लिया आपसे फाइंड इम्पीडेंस, ठीक है, I max, मैक्सिमम करंट, I RMS बताओ। ठीक है भाई, सारी बातें आ गई। और आपसे कोई पूछ लिया I एवरेज, यही बता दो। तीनों पूछ लिया, फाई, फेज डिफरेंस और टाइम लैग, सब बातें आपसे पूछ ली। क्या करें? सबसे पहले R दिया हुआ है मान लो 5 ओम, ठीक है, और R 5 नहीं,
आर को मान लो आप 10 ओम। तो एक्सएल निकालना पड़ेगा। एक्सएल क्या होता है, ओमेगा एल 2 पाई न्यू एल, पहली बात। तो एक्सएल क्या होता है 2 पाई, पाई क्या होता है 3.14, न्यू कितना है 50 और एल कितना है 4। तो देखो 50 इंटू 2 100, 100 से ये पॉइंट हट जाएगा क्योंकि 314/100 आएगा, कैंसिल। तो 314 इंटू 4, ये आ गया मेरे पास एक्सएल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मल्टीप्लाई कर लेंगे, 15 × 100/100 आएगा, कैंसिल। ठीक है, अब मेरे पास आ गया जेड। जेड का फॉर्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस में एक्सएल का होल स्क्वायर। तो जेड क्या आ गया बेटा, आर का स्क्वायर। आर का स्क्वायर क्या है 100, इसका स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 4 4 जा 16, 1 5 12। ठीक है, ये आ गया। इसको सोल्व करते हैं, 1356, ये आ गया। एक मिनट, इसका भी स्क्वायर आएगा, जैसे ये 10 का स्क्वायर है ना, इस टाइप से। ठीक है, अब ये जो भी आएगा इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, अब आपको निकालना है करंट। करंट दोनों पूछे हैं, आई आर एम एस भी, एवरेज। मैं आपको मेथड बता रहा हूँ। तो आई क्या हो जाएगा, ये जो गिवन है ये वी वर्चुअल है 200 वोल्ट, तो आई आर एम एस क्या आएगा, वी आर एम एस बाई जेड। वी आर एम एस कितना है 200, जेड निकाल लो, सोल्व कर लो, कर लोगे। अब आई आर एम एस के बाद अपने को क्या चाहिए, आई मैक्स। आई मैक्स कैसे निकलेगा, फॉर्मूला क्या होता है, आई वर्चुअल इक्वल टू आई नॉट आई मैक्स बाई √2। तो आई मैक्स क्या आएगा, आई वर्चुअल √2। आई आर एम एस आई वर्चुअल एक ही बात होती है। ये यहाँ से जो भी आएगा इसको √2 से मल्टीप्लाई कर दो, आई मैक्स आ जाएगा। ये भी आ गया। आई एवरेज, आई एवरेज का फॉर्मूला है 2im बाई पाई। आई एम निकल जाएगा, आई मैक्स मल्टीप्लाई कर दो, और ये आपको पता है कितना होता है 0.637। मल्टीप्लाई कर लो, जो भी आएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है, इतनी बात हो गई। अब आपको चाहिए tan phi, सोल्व कर लेंगे। tan phi क्या होता है भाई, एक्सएल बाई आर। एक्सएल कितना आया 314 गुणा 4/r कितना है 10, और tan phi ये सिंप्लीफाई कितना आया 1256/10, ये आ गया। यहाँ से फाई निकाल लो, tan इनवर्स 125.6, सोल्व कर लेंगे, ये भी आ जाएगा। अब आपसे पूछा जाए टाइम लैग, भाई टाइम लैग बताओ। तो टाइम लैग का फॉर्मूला क्या था, फाई बाई ओमेगा। फाई कितना है tan इनवर्स 125.6, ओमेगा कितना है 2 पाई न्यू, न्यू कितना है 50, तो कितना हो गया 100 पाई। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को सारे फॉर्मूलाज पता लग गए, किस में क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्या चीज़ निकालनी है। आरएमएस करंट पूछे, वर्चुअल पूछे, इफेक्टिव पूछे, एक ही बात है। एवरेज पूछे तो मैक्सिमम निकाल के सोल्व कर लेंगे। मैक्सिमम कैसे निकलेगा, आई वर्चुअल इक्वल टू आई एम बाई √2, वहाँ से आ जाएगा। जेड निकालना आपको आना चाहिए, इम्पीडेंस होता है, समझ रहे हो आप? ठीक है, इतनी बात सारी समझ में आ गई। कोई भी न्यूमेरिकल आरएल सर्किट के, सीरीज आरएल सर्किट के ऊपर आ जाए तो मेरे ख्याल से आप लोग कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं आएगी। तो आज का लेक्चर अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।